हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैरेट पथ बिहार ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, बिहार एसएससी रुकमनी सेट है। रुकमनी सेट दोस्तों ग्रेजुएट लेवल है, वॉल्यूम 1 सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक का दोस्तों ये सॉल्यूशन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि कोपिन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर है जो कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। डी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, के, सी डब्ल्यू, एच या ए डब्ल्यू। तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार ए डब्ल्यू अक्षर जो है, अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। दोस्तों देखिए, कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु के प्रमुख कारकों का दोस्तों वर्गीकरण किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए डब्ल्यू। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार दोस्तों ए डब्ल्यू जो अक्षर है वो कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है वो क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पश्चिमी मानसून या फिर बंगाल की खाड़ी में अवनमन। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि वृष्टि मतलब वर्षा, शीतकालीन जो वर्षा होता है दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो जाड़े के दिनों में वर्षा होता है वो मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। देखिए दोस्तों, पश्चिम में अगर वर्षा होगी तो क्यों होगी? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही वर्षा होगी। बस आपको याद रखना है कि पश्चिम में जो वर्षा होता है, उत्तर पश्चिमी भाग में जो भारत की जो वर्षा होता है दोस्तों, वो होता है कब, कैसे? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये जाड़े के दिनों में, शीतकालीन मतलब जाड़े के दिनों में जो वर्षा होती है दोस्तों, देखिए यह वर्षा जाड़े के समय पंजाब, राजस्थान, हरियाणा वगैरह में होती है, दिल्ली में भी होती है दोस्तों ये वर्षा। कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और त्रिपुरा। तो कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों किससे होकर नहीं गुजरती? उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों 23.5 डिग्री लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। भारत को 2 भाग में बांटने वाली रेखा है दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए उड़ीसा जो है, उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पावने के बहने की दिशा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों व्यापारिक पावनों के बहने की दिशा है दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिमी की ओर है। दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पावनों के बहने की दिशा दोस्तों क्या है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? 0.15%, 0.25%, 0.35%, 0.40%। तो बिहार के दोस्तों 0.35% भूभाग पर अति सघन वन का विस्तार है। अति सघन दोस्तों, अति सघन वन का विस्तार कहाँ है? बिहार के 0.35% भाग पर। और दोस्तों अगर बात करेंगे कि भारत की में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार दोस्तों भारत में कितना परसेंट वन है? तो कुल मिलाकर के वन मिलाकर के और वृक्ष मिलाकर के सबको जोड़ करके 10.32%। सबको जोड़ करके दोस्तों कितना है? 10.32% है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के में 8% वन है। 8%। अगर बात करें कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? सबसे ज्यादा वन प्रतिशत कैमूर, जमुई, फिर नवादा। और सबसे कम वन प्रतिशत दोस्तों शेखपुरा, बक्सर, सिवान। 2023 का बात करेंगे दोस्तों, 2023 के अनुसार बिहार में देखिए दोस्तों 2023 के अनुसार बिहार में 8% भूमि पर वन फैला हुआ है। 2023 में
और ये 2021 देखिए ये कह रहा अतिशय घन भन दोस्तों कितना है 0.35%। और इसे वन कहेंगे 2023 के अनुसार तो भारत में 8 सॉरी बिहार में, भारत में नहीं दोस्तों बिहार में 8% भूभाग पर वन है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? महानदी, दामोदर नदी, गंगा नदी, कोसी नदी। तो हीराकुंड नदी परियोजना दोस्तों महानदी पर स्थित है। हीराकुंड नदी परियोजना कहाँ है दोस्तों? महानदी पर उड़ीसा में है। हीराकुंड नदी परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। विश्व की सबसे लंबा बांध दोस्तों हीराकुंड बांध है जो 4800 मीटर का है। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? कावेरी, नर्मदा, तुंगभद्रा या शरावती। तो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात शरावती नदी पर महाजलप्रपात है दोस्तों। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात दोस्तों कहाँ है? शरावती नदी पर। और शरावती नदी पर दोस्तों ये कर्नाटक के शिवमोगा जिले में है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है जो अगर फीट में कहेंगे तो 829 फीट है और चौड़ाई इसका 472 मीटर है। जोग जलप्रपात का नया नाम दोस्तों कहाँ रखा गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात, कर्नाटक में दोस्तों है शिवमोगा जिले में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये बिहार एसएससी रुकमनी का सेट है दोस्तों, ग्रेजुएट लेवल है। अगर आप बिहार एसएससी, बिहार लाइब्रेरियन और बिहार के एग्जाम का तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के केरल राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। किसकी दोस्तों? केरल राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। अब केरल में दोस्तों महिला साक्षरता दर कितना है दोस्तों? 92.07%। 92.07% है दोस्तों। और सबसे कम महिला साक्षरता की बात करेंगे दोस्तों तो सबसे कम महिला साक्षरता दोस्तों बिहार में है। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दोस्तों कितना है? बिहार में 51 से भी कम नहीं, यही लगभग 52 के लगभग है दोस्तों, ठीक से याद नहीं आ रहा है। देखिए अगर बात करेंगे दोस्तों, छोड़िए इसको, देखिए सबसे इसका तो आंसर हो ही गया। हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसे पंजाब और उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में शुरू किया गया दोस्तों। देखिए दूसरा चरण में ऐसा नहीं, देखिए पहला चरण में ही पंजाब वगैरह में शुरू हो गया था दोस्तों। दूसरा इसमें 1960 के 70 के दशक की अवधि शामिल की गई, ऐसा भी नहीं है। इसमें सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में देखिए ऑप्शन नंबर बी को अगर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। चलिए हरित क्रांति के दूसरे चरण में क्या हुआ? इसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में शुरू किया गया दोस्तों। ये पहला चरण में हो गया था, तो ये आंसर नहीं होगा। कौन सही है? ये तो ए नंबर सही नहीं होगा। और कह रहा कि इसका दूसरा चरण कब हुआ था? 60 से 71 के दशक की अवधि में शामिल किया गया, ऐसा नहीं दोस्तों। दूसरा चरण जो हुआ था हरित क्रांति का दूसरा चरण दोस्तों हुआ था 1981 से 95, 1981 से 95, 1981 से 95 दोस्तों, 1995 था इसका दूसरा चरण हरित क्रांति का। इसमें सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में शुरू किया गया था, ऐसा नहीं है। इसे 1980 के दशक की अवधि में शामिल किया गया दोस्तों, बिल्कुल। हरित क्रांति के दूसरा चरण को 1980 के दशक की अवधि में शामिल की गई थी। भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, चेन्नई, जामनगर। तो भारत का पहला समुद्री उद्यान दोस्तों कहाँ है? कच्छ की खाड़ी। भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान को 1980 में राष्ट्रीय पार्क तथा 1982 में समुद्री पार्क का दर्जा दिया गया। दोस्तों ये संख्या है 3 स्टार की जगह पे क्या होगा वो खोजना है। 3 स्टार 7440 में स्टार का न्यूनतम मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए जो कि 12 से विभाज्य है दोस्तों। देखिए कोई नंबर 12 से विभाज्य है तो 12 से विभाज्य होने के लिए दोस्तों उसको 4 और 3 से विभाज्य होना पड़ेगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या करता है कि जो भी कोई भी नंबर है उसका सारा नंबर जोड़ करके 3 से कटना चाहिए। ठीक है, 3 + 7 कितना होगा? 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18 दोस्तों जोड़ करके आया।
तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, तो 3 से कठिन रहा है। अगर हम 4 से विभाज्यता का नियम देखेंगे दोस्तों, तो 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, तो ये पूरा पूरा 3 विभाज्य है दोस्तों, इसमें हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टार की जगह पे न्यूनतम मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमको कुछ नंबर रखने की जरूरत है ही नहीं, ऐसे ही काम हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 72% अधिक है दोस्तों। अगर हम अंकित मूल्य से 72% अंकित मूल्य का 72% है। देखिए दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 72% है। देखिए, अंकित मूल्य मार्क प्राइस, तो अंकित मूल्य क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। अगर हम मार्क प्राइस को दोस्तों 100 ले लेंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों, सीपी क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य का 72, 100 का 72 दोस्तों हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और अंकित मूल्य पर 6% की छूट देने पर, देखिए अंकित मूल्य पर 6% की छूट देने पर लाभ परसेंट क्या होगा, तो अंकित मूल्य पर 6% की छूट देकर के बेचा। देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस है, जो मार्क प्राइस का दोस्तों क्या है 72% है, और अंकित मूल्य पर 6% की छूट दिया, तो 6% की छूट दे दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या हो जाएगा, 6% की छूट पे 94, तो 94 हो जाएगा। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ, तो 94 माइनस 72, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए कितना बढ़ा दोस्तों, 22 बढ़ा, 22 बढ़ा। लाभ कितना हो गया, 22 का लाभ हो गया, कितना पे लाभ हो गया दोस्तों, 72 पर हो गया, 72 पर हो गया गुना 100। तो कैसे इसको अगर काटेंगे दोस्तों 2200/72, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 30.56, क्या आ जाएगा दोस्तों 30.56%। एक निश्चित संख्या के 8वें भाग के 5/6वें भाग तथा 4/5वें भाग कितना है, 4365 है, तो उस संख्या का 65% क्या है दोस्तों। एक संख्या x है, x का 8वें भाग मतलब 1/8 के 5/6 दोस्तों क्या हो जाएगा, 5/6 का 4/5 भाग मतलब 4/5 क्या है दोस्तों, ये क्या है 4365 है। इसको काटेंगे, इसको कैसे काटेंगे दोस्तों, देखिए 4 दूनी 8, 5 से 5 गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 4365 गुना 12, 4365 गुना 12 अगर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4365 गुना 12 अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा 52380, क्या आ जाएगा दोस्तों 52380। दो ऑप्शन नहीं, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। दी गई दो संख्याओं के घनों का योग 10,234 है, जबकि दो संख्याओं का योग क्या है 34 है। तो दो संख्याओं के घनों के बीच का धनात्मक अंतर निकालना है। देखिए दोस्तों क्या करना है, दो संख्या के घनों का योग x³ प्लस y³ दिया हुआ है। x बाय दो संख्या कितना है दोस्तों 10,234 है, और ये दो संख्याओं का योग दोस्तों क्या है x प्लस y कितना है 34 है। तो दो संख्याओं के घनों के बीच का आंसर निकालना है दोस्तों, x³ माइनस y³ निकालना है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन आंसर इसका दोस्तों बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि इसको बना कर लाने के लिए, तो मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो दोस्तों लेकर के आऊंगा, नहीं तो आप खुद बना के देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, और उतना स्पेस तो हम लेकर के आए नहीं है। आप बना के देखिए, अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर कमेंट कीजिए, तो हम जरूर आपके लिए नया वीडियो बना कर इसको क्वेश्चन को अलग से सेपरेट वीडियो में लेकर के आएंगे। अगला देखिए, एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति एवरेज स्पीड दोस्तों निकालना है। देखिए एवरेज स्पीड निकालना है, इतना स्पीड से गया इतना स्पीड से आया। जब जाने का दिया दोस्तों दिया हुआ है स्पीड, आने का दिया हुआ है, तो उसका एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला दोस्तों क्या है, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला दोस्तों क्या है 2x बाई बटा x प्लस बाई दोस्तों, x प्लस बाई सॉरी 2x बाई बटा क्या हो जाएगा दोस्तों x प्लस बाई। x का वैल्यू दोस्तों 30 हो गया, 30 प्लस 30 गुना 70, 30 गुना 70 बटा 30 प्लस 70, 30 प्लस 70 दोस्तों क्या आ जाएगा 100, 100 हो जाएगा, 0 0 गया, 0 0 गया, दो तीन छोटे दोस्तों 42 किलोमीटर प्रति घंटा इसका हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित प्राणियों में से
कि किस जोड़ी में ग्रंथि विहीन चौथा त्वचा पाई जाती है? सर्प तथा मेढक, कैमेलियन तथा कछुआ, मेढक तथा कबूतर या मगरमच्छ तथा चीता। देखिए दोस्तों, कैमेलियन मतलब होता है गिरगिट, कैमेलियन मतलब होता है गिरगिट। तो कैमेलियन तथा कछुआ प्राणियों की जोड़ी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है। कैमेलियन तथा कछुआ की जोड़ी में दोस्तों कैमेलियन तथा कछुआ प्राणियों में दोस्तों ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है। ग्रंथिहीन त्वचा दोस्तों क्या हो गया कि इसकी त्वचा त्वचा दोस्तों शुष्क तो होती है, मतलब सूखा होता है, और गैर ग्रंथि होती है, जिस पर दोस्तों सल्क होता है। अगला, दैनिक प्रयोग के अधिकांश दाल निम्नलिखित में से किस एक कुल से संबंधित है? सोलनेसी, फाबेसी, लिलिएसी या पोएसी। दोस्तों देखिए, दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली अधिकांश दाल फाबेसी कुल की है। दोस्तों किसका है? फाबेसी कुल है। दाल का कुल क्या है? फाबेसी। सूरज का ताप मापा जाता है दोस्तों। सूरज का ताप को कैसे मापा जाता है? तो सूरज का ताप दोस्तों उताप मापी द्वारा मापा जाता है। किसका दोस्तों? उताप मापी द्वारा मापा जाता है सूरज का ताप। एक लिफ्ट में सवार एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगी जब लिफ्ट दोस्तों क्या होगा? एक लिफ्ट में सवार एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान हो। जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे की ओर दोस्तों गतिमान हो तो उसका आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा। आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा मतलब दोस्तों क्या होगा? भार कम जाएगा। भार कम जाएगा दोस्तों, भार कम जाएगा। देखिए, आभासी भार वास्तविक भार से कम होगी, इसका मतलब है दोस्तों क्या कि लिफ्ट में जो लड़का है उसका भार दोस्तों क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो भार कम जाएगा दोस्तों जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जाएगी तो उसका भार कम जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? दोस्तों देखिए, CO2 है, CO2। CO2 में दोस्तों देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2 होता है। CO2 कार्बन में दोस्तों 12 परमाणु है, 12, ऑक्सीजन का 8, 16, 16, 32। तो टोटल कितना होगा दोस्तों? टोटल हो गया 44। 32 12 कितना हो जाएगा? 44। टोटल 44 हो गया। इसमें कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का दोस्तों 32 है। तो कह रहा है इसमें कि कार्बन का द्रव्यमान परसेंट दोस्तों कार्बन का 12 हो गया और टोटल दोस्तों 44 हो गया गुना 100। निकालना है 12 कार्बन का, तो कार्बन का 12 होगा, टोटल 44 गुना 100 होता है दोस्तों। तब 12/44 गुना 100 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 27.27% हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, कार्बन का द्रव्यमान परसेंट। 5 एम मोलारता वाले विलयन के 500 ml को 1500 ml आयतन तक तनुकृत किया जाए तो प्राप्त विलयन की मोलारता क्या होगी? दोस्तों क्या होगा? निकालना है इसको। देखिए, M1 M दोस्तों क्या है? M है। M1 दोस्तों क्या है? 5 M है दोस्तों, मोलारता है, 5 मोलारता है। और V1 दोस्तों क्या है? V1 दोस्तों क्या है? 500 ml। M2 दोस्तों निकालना है, V2 दोस्तों कितना है? 1500 ml। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है? M1 V1, क्या फॉर्मूला है दोस्तों? देखिए, M1 V1 M2 V2। देखिए दोस्तों, निकालना है क्या है? M2 निकालना है हमको, तो M2 निकालना है दोस्तों। तो M2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? M1 V1 बटा V2। M1 दोस्तों क्या है? 5 और V1 कितना है? 500 बटा V2 कितना है दोस्तों? 1500। देखिए, 500 या 1500, 3/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 5/3, 3/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए, 3 1 3, 2.0, 3 6 18, 1.6 दोस्तों क्या आ जाएगा? 1.66 हो जाएगा M। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो पैटर्न पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों देखिए, ये पैटर्न को पूरा करना है तो इसमें से कौन सा है जो इसको मैच करेगा? इसमें दोस्तों यहाँ पे क्या रखाएगा? यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे दोस्तों क्या रखा सकता है जो कि और सबके जैसा हो? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों पूरा मैच हो रहा है।
देखिए अब इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए इसमें क्या होगा, अगला खोजना है, अगला नेक्स्ट खोजना है दोस्तों। नेक्स्ट कैसे हम लोग खोजेंगे, देखिए ये देखिए दोस्तों, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज यहाँ गया यहाँ गया, अब यहाँ आया फिर अब यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा दोस्तों। तो देखिए सी भी गया डी भी गया। अब इसको दोस्तों देखिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अब हॉरिजॉन्टल दोनों को दोनों हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये और बी दोनों दोस्तों हॉरिजॉन्टल ही है। अब देखेंगे कि क्या करना है। देखिए दोस्तों, आधा बना पूरा दो में बना, बड़ा बना, फिर छोटा में बनेगा, फिर छोटा में बनेगा, छोटा में ही बनेगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इन दो चीजों को आपस में बदलना चाहिए दोस्तों। देखिए कैसे बताएगा, तो इसमें तो ऑप्शन से करना ही पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। आप आगे से चेक करो, ए से करो या फिर डी से करो, चेक तो करना ही पड़ेगा दोस्तों आपको। देखिए हम चेक करके बदल के देखते हैं। 99 भागा की जगह पे जोड़ करते हैं और जोड़ की जगह पे क्या करते हैं, भागा। भागा 2 -16 गुना 4 बराबर क्या आना चाहिए, 39 आना चाहिए। देखिए 2 चौके 8, तो 99 प्लस 4 103 -16 चौके 48, 8 9 10 11 12 13 5 नहीं होगा क्या इसका 24 नंबर का। 103 16 चौके 64 48 कहाँ से आ गया ये, देखिए 16 चौके 64 दोस्तों क्या होगा 64, 64 माइनस 103 क्या आ जाएगा 9 4 13, 8 में से 6 गया दोस्तों, 8 नहीं क्या आएगा 13, 103 माइनस 64 क्या आएगा, 13 में से 4 गया 9 आएगा, तो 9 में से 6 गया तो बाकी 3 आएगा दोस्तों, 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, डी हो जाएगा। जोड़ की जगह भागे की जगह पे जोड़, जोड़ की जगह पे भागा। देखिए उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो देखिए जी के बाद जे बना, जी एच आई जे +3 हो गया। यहाँ पे देखिए टी के बाद डब्ल्यू बना, यू भी डब्ल्यू +3 हो गया। सी के बाद डी ई एफ, एफ हो जाएगा दोस्तों, तो एफ किस में है, तो एफ इसमें नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया, एफ इसमें नहीं दोस्तों, ये खत्म हो गया। लास्ट चेक करेंगे, ई के बाद ई एफ जी एच हो जाएगा, ई के बाद एफ जी एच हो जाएगा बाय जेड ए बी, तो जेड ए बी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही है। बाकी कहीं पे बी, कहीं पे भी दोस्तों लास्ट में बी नहीं है, सारा लास्ट हम चेक किए और इसको सोल्व कर लिए। तो 25 नंबर का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों ये बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल रुकमनी सेट नंबर 1 दोस्तों लेवल वॉल्यूम 1 बुक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप बिहार एसएससी, बिहार लाइब्रेरी या बिहार के कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं दोस्तों। बाय दोस्तों, टेक केयर।